गुड मॉर्निंग सभी को। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आज आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत बहुत लाभप्रद होने वाली है, तो इसे मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए आपका अध्याय 6 जिसका नाम है 3 वर्ग, 3 ऑर्डर्स, इसका दूसरा पार्ट आज आप तक जो पहुंचने वाला है। लेकिन यदि आपने पहले पार्ट को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आज मेरे जो रिक्स्थान में पूछ रहा हूं उनके जवाब आपके पास होंगे। चलिए देखते हैं कितने ध्यान से आपने मेरे द्वारा भेजी गई पहली वीडियो को देखा। चलिए प्रारंभ करते, तैयार हो जाइए। बिना कोई नकल के आपने मेरे हर प्रश्नों के या रिक्स्थान जो है पूर्ति करनी है। पहला ये रहा, मध्यकालीन यूरोपीय समाज डैश वर्गों में बंटा हुआ था। कितने वर्ग थे आपको मालूम है? बिल्कुल सही कहा, 3 वर्ग। प्रथम वर्ग में कौन आता था? यस बताना है। और दूसरे वर्ग में कौन आता था? यस बिल्कुल सही। पहले में था पादरी वर्ग और दूसरे में था कुलीन वर्ग, बिल्कुल सही है। और तीसरे वर्ग में था किसान वर्ग, बिल्कुल सही कहा। चलिए नेक्स्ट अगला है कि प्रथम वर्ग में डैश आर्क बिशप और डैश सम्मिलित थे। जो प्रथम वर्ग पादरी था, पादरी वर्ग की बात करें तो पादरी वर्ग में कौन कौन से शामिल थे? तो ईसाई जगत का सबसे बड़ा गुरु, धर्म गुरु, जिसका नाम था पोप। उसके बाद था आर्क बिशप, हो गया, च आ गया यहाँ पे, आर्क बिशप है और बिशप, ये तीनों जो है इसी पादरी वर्ग में सम्मिलित है, ठीक है, प्रथम वर्ग में। फिर दूसरा तीसरा आता है यूरोपीय समाज की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, ठीक है, कौन कितने प्रतिशत से भाग जो है किसान थे, जो कितने प्रतिशत से लेकर कितने प्रतिशत जो भाग था वो किसानों का था। याद रहा? बिल्कुल सही बोला, 85 से लेकर 90%, जो 85% से लेकर 90%। फिर बात करते हैं चौथा, वो है कृषक दास को वर्ष में कम से कम डैश दिन सावंत की सेवा में कार्य करना या सेना में कार्य करना पड़ता था। कितने दिन थे? बिल्कुल सही कहा, 40 डेज। ओके। पांचों ये रहा, वह राजा को डैश नामक कर देता था। किस तरह का कर था, क्या नाम था, जिसकी कोई निश्चित दर नहीं थी? राजा को दिया जाने वाला, चर्च को नहीं दिया जाने वाला, राजा को दिया जाने वाला, और वो था टैली नामक कर। टैली नामक कर। 6th ये रहा, चर्च किसानों से डैश नामक कर लेता था। ये दूसरे चर्च की बात करें, चर्च जो धार्मिक कर था, और वो कितना भाग होता था? 10वां भाग, और उसका नाम था टिथ नामक कर। टिथ और 10वां भाग, बिल्कुल सही कहा। 7वां ये रहा, सामंतवाद जर्मन शब्द के कौन से शब्द से निकला? देखिए, फ्यूडलिज्म किससे निकला है? सही कहा, फ्यूड से बना है, जिससे अभिप्राय है भूमि का एक टुकड़ा अथवा जागीर। क्लियर हो गया। 8वां ये रहा अंतिम, डैशवीं शताब्दी में अनेक कारणों से सामंतवाद का पतन हो गया। यस, कौन सा था वो? 14, 15 या 16? सही उत्तर है 15वीं शताब्दी में जो है सामंतवाद का पतन हो गया। क्लियर हो गया। अब आता है दूसरा भाग जिसमें आज हम विषय ले रहे हैं, वो है सामंतवाद का प्रसार कैसे बढ़ा, सामंतवाद की विशेषताएं क्या थी, जिसकी चर्चा हम जो है छुपे रूप में कर चुके हैं। सामंतवाद के प्रथा के गुण क्या थे, हानियां क्या थे, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है विषय आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले करते हैं सामंतवाद का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ और किन परिस्थितियों में, उसकी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले वो देश जिसे फ्रांस कहा जाता है, लेकिन पहले फ्रांस का नाम जो है फ्रांस नहीं होता था, उसे गॉल कहा जाता है। याद रखना, गॉल उसका प्राचीन नाम था। फ्रांस का पड़ा कि जर्मनी की जो जनजाति थी फ्रैंक, याद रखना, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो ये आपका फ्रांस है और ये आपका जर्मनी है, ये इंग्लैंड है, ठीक है। तो समझ लेना है, हम बात कर रहे हैं कि जर्मनी की जो जाति जिसका नाम था फ्रैंक जाति, ये उस समय जो है, उस समय सबसे ताकतवर जो है वो अगर कोई राज्य था तो वो था जर्मन राज्य, ठीक है। तो उसकी जो फ्रैंक जनजाति और उसका राजा था उसका नाम था क्लोविस। क्लोविस ने 486 ईस्वी में जो है 5वीं शताब्दी में जो है गॉल के ऊपर जो है वो क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, है ना, फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया और वहाँ जीत हासिल कर दी। तो यहाँ पर उसका नाम जो है परिवर्तन कर दिया और नाम रखा गया फ्रांस। किसने रखा? क्लोविस ने 486 ईस्वी में हमला किया, जीत लिया और उसके बाद
86 ईस्वी के पश्चात इसको गॉल नहीं कहा गया, क्या कहा गया, फ्रांस कहा गया। और उसके पश्चात लगभग 10 वर्षों के बाद जो है वहाँ के लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। ठीक है, ईसाई धर्म भी वहाँ पर आ गया। फिर शॉर्लमैन जो है फ्रांस के सबसे जो है शक्तिशाली शासकों में से एक हुए। क्या नाम था? शॉर्लमैन। और उसकी पोप लियो तृतीय, पोप कहाँ बैठता था? रोम में, इटली में। रोम ये जगह थी जहाँ पर जो है उसका वर्चस्व चलता था पूरे जगत। पोप कौन हुआ? ईसाई धर्म का सबसे बड़ा गुरु। और वो इतना शक्तिशाली था कि राजा को भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ठीक है, तो जो पोप लियो तृतीय था उसके साथ जो शॉर्लमैन जो फ्रांस का राजा था सर्वाधिक शक्तिशाली, उसके साथ अच्छे संबंध थे। और उन्हीं अच्छे संबंधों के कारण पोप ने उसे जो है 800 ईस्वी में क्या कहा? पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से सम्मान किया। क्या कहा? पवित्र रोमन सम्राट। क्लियर हो गया? किसे कहा? किसे कहा? अभी कहा शॉर्लमैन जो फ्रांस का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो इससे प्रसन्न होकर उसने, क्योंकि उसे जो है वो सामंतों का साथ चाहिए था अपने को और अधिक विस्तृत करने के लिए, साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए। तो उसने क्या किया? अपनी सारी जो अपने बहुत सारे क्षेत्र थे उसे जो सामंतों को जागीरें बांट दी। क्लियर है? और इससे क्या हुआ? जागीरदार जो थे उसके भक्त बन गए। क्लियर हो गया? और उसकी सेना भी उन्हें मिल गई। तो ये फ्रांस में इस तरह से शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई? वो शॉर्लमैन के द्वारा जो है स्थापना की गई। किसकी? सामंतवाद की स्थापना। क्लियर होगा? दूसरा हो गया इंग्लैंड की बात करें। इंग्लैंड ये पड़ा आपका। तो इंग्लैंड का अगर जो नाम है बात करें तो उसका एंजल लैंड का जो रूपांतरण शब्द है, इंग्लैंड बैठा किसे? एंजल लैंड। और मैं बता दूं एंजल लैंड जो है ये दो तरह के आदमी, एक तो वहाँ के स्थायी निवासी थे जिन्हें एंजल्स कहा जाता था, और कुछ अभी हमने बात करें कि जो 5वीं 6वीं शताब्दी में थे वो जर्मन लोग जो है वो बहुत जो है वो क्या थे? योद्धा वर्ग थे। और उन्होंने यहाँ पर भी धावा किया। कहाँ? इंग्लैंड के ऊपर भी इन्होंने जो है वहाँ के जो शासक थे नॉर्मंडी, याद रखना, यही लोग जो जाकर जो वहाँ अभी नहीं, जो वहाँ के जो लोग थे उनको उस समय कहा जाता था सेक्शन लोग। तो जो सेक्शन लोग आकर जो है दक्षिणी जो है इंग्लैंड में आकर बस गए। तो ये दोनों तरह के मूल के निवासी जो है इंग्लैंड में, और इन्हीं को ही एंजल लैंड जो है वो एंजल लोग जो है कहा जाता। तो एंजल लैंड का जो रूपांतरण है उसे इंग्लैंड कहा जाता है। हो गया? ये हो गया नाम की बात। अब आता है कि वहाँ पे जो स्थापना हुई सामंतवादी की वो कब हुई? तो याद रखना है 1066 ईस्वी में नॉर्मंडी जो फ्रांस का सबसे जो है उस समय जो है शासक था, और उसने वहाँ का जो ड्यूक था जिसका नाम था विलियम, इसने सेना ली और इंग्लिश चैनल कौन हुआ? इसे इंग्लिश चैनल जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो है सागर पड़ता है उसे इंग्लिश चैनल कहता है। इसे पार किया और कहाँ? इस पर अधिकार कर लिया। किसके ऊपर? इंग्लैंड के ऊपर। और इस प्रकार से वहाँ पर उसने इस जो भाग के ऊपर कब्जा किया उसे 180 भागों में विभाजित किया। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ड्यूक विलियम की, जो फ्रांस का था। उसने विजय हासिल की, 180 भागों में से डिवाइड किया और इसे कुलीन वर्गों को दे दिया, सामंतों को दे दिया। और इस प्रकार से वहाँ पर यह व्यवस्था स्थापित हो गई इंग्लैंड में 1066 में। फिर जर्मनी की बात कर तो 11वीं शताब्दी के मध्य जो है यूरोप के जो शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक माना जाता था। 14वीं शताब्दी में आते आते ये इसकी शक्ति जो है कमज़ोर होती गई और ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। और उसके पश्चात वहाँ के शासकों ने अब क्या किया? अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है किसका सहारा लिया? सामंतों का सहारा लिया। इस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था वहाँ भी 14वीं शताब्दी में आरंभ हो गई। कहाँ पर? जर्मनी में। क्लियर है? और अन्य देशों की बात करें तो वहाँ पर भी जो इसी प्रकार की व्यवस्था जो है प्रचलन में आई। किन किन देशों में? इटली बात करें, ये इटली पड़ा। ठीक है। उसके बाद स्पेन की बात करें तो स्पेन यहाँ रहा, और ऑस्ट्रिया की बात करें तो आपका यहाँ पर जैसे इसी को काटकर ऑस्ट्रिया आपका बैठता है, हंगरी और जर्मनी को कुछ हिस्सों को। तो ये रहा हमारा जो है कि इन देशों में जो है सामंतवाद का प्रसार जो है हुआ। फिर बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सामंतवाद की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं? मैंने बोला छुपे तौर पर हम इसको पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में ही, जो पहला पार्ट मैंने आपको भेजा था उसी में ये चीज़ें आ गई। फिर भी हम रिवीजन कर लेते हैं। राजा, सैद्धांतिक रूप से जो राजा था वो नंबर 1 था सैद्धांतिक तौर पर। ये वैसा ही है जैसे भारतवर्ष में राष्ट्रपति की जो स्थिति है। राष्ट्रपति जो है सैद्धांतिक तौर पे से तो बड़ा माना जाता है, लेकिन शक्तियों के आधार पर देखा जाए तो कौन है? प्रधानमंत्री बड़ा है। क्लियर हो गया? मान लिया। तो राजा सैद्धांतिक रूप से भूमि का स्वामी था, समस्त भूमि का स्वामी था। लेकिन मध्यकाल में क्या था कि राजा की शक्ति कमजोर हुई और दूर दराज के क्षेत्रों में
एक स्थायी सेना को प्राप्त करने के लिए, वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उसने क्या किया, अपनी जागीर को जो है वो बांट दिया। किसमें? लॉर्ड्स को। जो वहाँ के लॉर्ड्स थे, वहाँ के जो सामंत थे या अभिजात वर्ग था, उसे जो है ये बांट दिया अपने जगहों को, ठीक है, दूधराज के क्षेत्रों को। और वैसे भी ये जो लॉर्ड्स थे, देखिए एक और ये प्रश्न भी पूछा था कि लॉर्ड्स जो है कहा जाता है जो रोटी देने वाला होता है, तो सामंत सही मायने में जो लॉर्ड कहलाए वो कौन थे? सामंत। देखिए मैं फिर से बता दूं इस चित्र के बारे में, सबसे सैद्धांतिक तौर पे राजा और रानी आ गए सबसे ऊपर, लेकिन उससे नीचे क्या आते थे? जो नॉबल्स जो लोग थे वो आए, और उसके बाद नाइट्स आए। देखिए नाइट की चर्चा भी आज हम करने वाले। कौन थे ये नाइट? नॉबल्स कौन हुए? ये हुए सामंत, चाहे छोटे सामंत थे चाहे बड़े सामंत थे। उस सामंतों के अधीन आए नाइट्स, जो योद्धा वर्ग था, जो सेना के बड़े कमांडर होते थे, उन्हें कहा जाता। और उससे नीचे सबसे लास्ट में आया पीजेंट। ये व्यवस्था रही है। राजा, तो राजा की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा कर रहे हैं, राजा की बात कर रहे हैं। तो भाई उनको लॉर्ड कहा जाता, सामंतों को लॉर्ड कहा जाता है, जिसका मतलब है रोटी देने वाला, क्योंकि वहीं से उनको रोटी मिलती थी, गरीब आदमी जो किसान होता था। तो लॉर्ड जो थे कई बार अपने आप को जो है अपनी स्थिति को बड़ा करने के लिए क्या करते, उपाधियां धारण करते थे। जैसे कोई व्यक्ति जो है, पहले राजा क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो है अपने दरबार बनाना या फिर जो मुकुट बड़ा बनाना, तो वो क्या होते हैं, उन चीज़ों से अपने आप को बड़ा दिखा के जो है किया जाता था। उस समय यहाँ अगर पश्चिम देशों की बात करें तो उपाधियाँ दी जाती। तो उपाधियाँ कौन कौन सी? ड्यूक, अपने नाम के साथ ड्यूक लगाया जाता था, काउंट लगाया जाता, विस्काउंट लगाया जाता, अर्ल, ये सारी उपाधियां दी। तो इस नामों से इनको पुकारा जाता था कि इन्हें जो लॉर्ड्स होते थे, जागीरदार होते थे, सामंत होते थे। क्लियर हो गया? ये उपाधियां धारण करते थे। राजा को ये क्या देते थे? सैनिक सहायता देते थे, और जो है उसके बदले में थोड़ा कर देते थे। ये लोग जो अपनी कुछ भूमि को छोटे सामंतों में बांट देते थे। देखिए जो बड़े सामंत थे, जिनकी बात कर रहे, नोबल्स की बात कर रहे थे, इनकी बात हम कर रहे हैं कि ये जो आगे चलकर छोटी किसानों को, सॉरी छोटे सामंतों को, और छोटे सामंतों के बाद नाइटों को देते थे। ये नाइट्स हुए, और नाइट के बाद जो है भूमि चले जाती थी किसानों के पास। तो इस प्रकार से ये सारा जो व्यवस्था थी, राजा को हमने पढ़ लिया कि राजा सैद्धांतिक रूप से बड़ा था, बाकी कुछ भी नहीं था। बाकी जो है वो लॉर्ड जो है वो सब कुछ होते थे। क्लियर हो गया? दूसरा सामंत। अब सीधे आ जाते हैं दूसरे वर्ग का, वो है नॉबल्स, सामंत जिन्हें कहते थे। लॉर्ड इनको कहकर पुकारा जाता था। अपनी जागीर के अधीन वैसे ही होते जैसे एक राजा होता था। कैसे होते थे? शक्तिशाली होते थे, राजा की भांति रहते थे, क्योंकि इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। क्या क्या कर सकते हैं? न्यायालय लगा सकते हैं, मुकदमे का निर्णय, अंतिम निर्णय होता था। मान लीजिए, मैंने कई बार कहा अंतिम निर्णय क्यों? क्योंकि जो है अभी ऊपर सम्राट भी है, लेकिन सम्राट पर ये लोग क्यों जाए? क्योंकि ये लोग केवल इनके ही अधीन थे। ये जो कहेंगे वही इनको मानना पड़ता था। अगर ये आगे जाएंगे तो क्या होगा? लॉर्ड उनकी जमीनों को छीन सकता था, क्योंकि असली मालिक कौन थे? नॉबल्स थे। किंग ने, राजा जो ने इनको पूरे अधिकार जो दे रखे थे। तो इस प्रकार से इनका और इनका आपस में संबंध था, लेकिन इनका राजा के साथ कोई संबंध नहीं था। तो सामंत ही सब कुछ थे। ठीक है? तो न्यायालय लगाना, अंतिम निर्णय वही होता था, मुकदमों का निर्णय वही देता था, निर्णय अंतिम। मुद्रा के प्रचलन, देखिए अपनी मुद्रा भी चलाते थे ये लोग। जो नॉबल्स थे ये अपने नाम की मुद्रा भी चलाते, तो एक देश की भांति काम करते थे, और उसका राजा। इसके अलावा जागीर छीनना हो या देना हो, उसी के पास में कर लगाना, उनके ऊपर टैक्स लगाना, ये भी कार्य, जो चुंगी कर लेना, ये सारे कार्य जो किसके होते थे? इसी से, और यही आय का उनका जो है स्रोत था। क्लियर हो गया? समझाई? तो इस प्रकार से ये इतने शक्तिशाली हो गए थे, नोबल सामंत इतने ताकतवर हो गए थे कि ये राजा की परवाह भी नहीं करते थे, है ना। कई बार जो है उनके विरुद्ध भी खड़े हो जाते थे ताकत होने के कारण, क्योंकि राजा के पास अपनी स्थायी सेना नहीं थी, जबकि इनके पास अपनी सेना थी। क्लियर हो गया? जैसे मैंने कहा था कि यूएनओ कमज़ोर है। यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार में प्रारंभ हुआ था, सेकंड में भी ये बनी रही, तो ये इस वजह से कमज़ोर है क्योंकि इसकी बात कोई नहीं मानता। अमेरिका जैसे देख तो मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसके पास अपनी स्थायी सेना नहीं है। तो वैसे ही मान लीजिए कि राजा वैसे ही था, उसके पास स्थायी सेना नहीं, इनके पास स्थायी सेना थी, इसलिए राजा को भी आंख दिखाते थे, तो सामंत हो गया। तीसरे मेनर। अब ये मेनर पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब थोड़ा विस्तृत पढ़ लेते हैं कि लॉर्ड का आवास जो क्षेत्र होता था उसे मेनर कहा जाता था। ठीक है? और इसका आकार जो है एक जैसा नहीं होता था। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल यहाँ जो आवास जहाँ ये रह रहा है, इसकी सारी जो जागीर, उसकी पूरी की पूरी जो जागीर होती थी, उसका जो है क्षेत्र ही पूरा मेनर कहलाता था, जिसमें जो है इसका महल भी शामिल होता है, उसमें गाँव भी शामिल है, उसकी जो जमीनें जोत रहे हैं वो भी, जंगल है वो भी,
गिरजाघर है, कुछ भी जो उसके एरिया में आता है वो सारी चीज़ें जो है वो क्या कहलाती थी, मेनर कहलाती। क्या कहलाती थी, मेनर। तो प्रत्येक मेनर में क्या जाता है, चर्च भी आता है, कारखाना, कृषिदास की जो भूमि होती, झोंपड़ियाँ होती थी, विशाल कृषि फार्म, चारागाह, विस्तृत वमने, ये सारे के सारी चीज़ें जो है उस मेनर में होती थी। क्लियर हो गया। फिर आता है नाइट की बात कर लेते हैं। देखिए नाइट, अभी ना शब्द आया है। नाइट क्या हुआ कि 9वीं शताब्दी में जब ये युद्ध चलते रहे थे तो इसलिए साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो एक स्थायी सेना की आवश्यकता थी, राजा को लगा कि एक स्थायी सेना होनी चाहिए। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है राजा ने क्या किया, अपनी ज़मीन को जो है वो लॉर्ड्स में दे दिया, और लॉर्ड ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या किया, आगे छोटे सामंतों को दे दिया, और छोटे सामंतों ने क्या कर दिया, इसे आगे नाइट को दे दिया। याद रखना, नाइट के होते थे योद्धा वर्ग थे, योद्धाए होते, बड़े बड़े योद्धा होते थे, उनको नाइट कहा जाता था। तो उनको सामंत जो है वो जागीरें देता था। क्लियर। और उस जागीर का मालिक वही होता था, कौन, नाइट। और वहाँ से आय भी वही जोड़ता था, और उसी के बलबूते पर वो अपनी सेना भी रखता था। ठीक है, एक कमांडर इन चीफ कह सकते हैं कि वो कहलाता था कौन, नाइट। हो गया जी। और नाइट को जो भी जागीर मिलती थी किससे, सामंत से, उसे याद रखना ये शब्द फिफ, उसको फिफ कहा जाता था। नाइट को जो जागीर मिलती थी अपने जागीरदार थे सामंत से, उसे फिफ कहा जाता था। और यह सामान्यतः देखिए इसका आकार 1000 एकड़ से 2000 एकड़। तो सोच सकते हैं जो बड़ा सामंत होगा उसके पास कितनी लैंड होती होगी। तो केवल एक फिफ की ही बात कर रहे हैं। एक जो नाइट होगा उसके पास जो है 1000 से 2000 एकड़ लैंड जो होती थी। समझे हुए। इसे जो है उत्तराधिकार में प्राप्त किया जा सकता था। मतलब अगर उसका बेटा जो है उसी की तरह योद्धा हुआ तो उत्तराधिकार के तौर पर उसे जो वो ज़मीन जो है मिल जाती थी। प्रत्येक फिफ में जो क्या होता था, नाइट के लिए जैसे घर है, चर्च है, पनचक्की है, पनचक्की समझते हो है ना, जो पवन से चलने, हवा से चलने वाली चक्की है, जिससे जो है फिर आटा पीसना हो, कुछ और करना हो, मदिरा या पानी निकालना हो, मदिरा संपीड़क जहाँ मदिरा बनाया जाता है, किसानों के लिए झोंपड़ी, ये सारी चीज़ें जो है वो एक फिफ में आती थी। समझ। मेनर हुआ किसका आवास स्थान, किसका, आपके जागीरदार, जिसे सामंत कहा जाता है। और जो सबसे नीचे वाला सामंत जो छोटा है, जिसे हम कहेंगे नाइट। तो नाइट का जो रहने का जो निवास स्थान था उसे कहेंगे हम, क्या बोलेंगे, फिफ। क्या बोलेंगे उसको, फिफ। क्लियर हो गया। दोनों ही चीज़ें याद रखना है। अब क्या होता है कि आवश्यकता पड़ना, क्योंकि ये जो लोग थे, ये जो नाइट लोग थे, बड़े योद्धा थे, और ये अपनी सेना को प्रशिक्षित भी करते थे, बड़े अच्छे ऐसे योद्धा तैयार करते थे कि इस तरह से, तभी तो हमने कहा कि सामंतवादी व्यवस्था ने योद्धा भी दिए। तो आवश्यकता पड़ने पर क्या होता था, लॉर्ड जो है वो अपने नाइट्स को इकट्ठा करता था और अपनी सेना जो है बना लेता था। तो नाइट फिफ के बदले में, जो उसे फिफ मिलती थी उसके बदले में क्या देता था, वो युद्ध के लिए तैयार रहता था अपनी सेना के साथ। किसकी, लॉर्ड की सेवा करने के लिए, लॉर्ड की सेवा करने के लिए। तो ये जो व्यवस्था थी एक दूसरे को प्रोटेक्शन करने की, राजा ने जो है वो इन्हें दिया, और इन राजा जो है ये क्या देते थे कि राजा की प्रोटेक्शन के लिए तैयार रहते थे कि हम जो अपनी सेना करेंगे, कौन, लॉर्ड्स ने आगे जमीन दे दी किसको, नाइट्स को। और नाइट्स जो है अब सुरक्षा दी किसको, सामंतों को, अपनी सेना के बदले। तो इसी प्रकार से एक तो, और इन्होंने आगे जो है सुरक्षा किसकी उठाई, जाकर किसानों की। तो इस प्रकार से इन्हीं के ये एक दूसरे का जो है साथ था, ये सारी की सारी जो व्यवस्था थी, सहयोग था। 15वीं शताब्दी में इसका जो पतन जो है कहीं बहुत सारे कारणों से होगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यह है नाइट। और इन्हीं के साथ जैसे ही पतन हुआ वैसे ही इसका जो है पतन होगा। किसकी बात, हम नाइटों की बात करें तो नाइट का भी पतन हो गया इस व्यवस्था के कारण। जैसे ही 15वीं शताब्दी में सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुई, क्योंकि उसके ही अंडर जो नाइट आते थे, और उस व्यवस्था के खत्म होने के साथ ही नाइटों का भी अंत हो गया। पांचवा आता है कृषक दास। इसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी स्थिति कैसी थी, नरक के समान थी। जैसे नरक में रह रहे हो, जैसे इतना बुरा आप सोच सकते हैं, वो उनके साथ होता था। फिर चलते हैं, बात कर लेते हैं सामंतवाद प्रथा के गुण और हानियाँ। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो गुण और हानि की बात करें। देखिए, कोई भी व्यवस्था आती है उसके प्रभाव जो है वो समाज में रहते हैं, अच्छे और बुरे। तो इस व्यवस्था के भी वैसे ही समाज पर कुछ लाभकारी प्रमाण मिले, कुछ हानिकारक जो है वो सिद्ध हुआ। तो इस व्यवस्था में क्या अच्छा था, क्या बुरा, वो उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं गुण, एडवांटेजेस क्या क्या होती है। पहला, कानून एवं व्यवस्था की स्थापना। रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, और उस पतन के पश्चात जो अव्यवस्था फैली उसको सुधारा किसने, सामंतवादी व्यवस्था। ठीक है।
नहीं तो बाहर से जो लुटेरे थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने लोगों की जो दशा थी उसको बहुत ही खतरनाक हालत में ला दिया था। लोग बहुत दुखी थे। इसको फिर से स्थापित, कानून व्यवस्था को स्थापित करने की जो बेड़ा उठाया किसने, सामंतवादी व्यवस्था ने। तो ये हुआ गुण उसका। क्लियर हो गया। नहीं तो व्यापार तबाह हो जाते, लोग तबाह हो जाते, कृषि व्यवस्था स्थापित खत्म हो जाती। तो बचाया किसने, इसी व्यवस्था ने, कानून व्यवस्था को जारी किया सामंतों ने। दूसरा आता है कुशल प्रशासन। यूरोप में जो फैली जो अराजकता थी, राजा की जो सेना, क्योंकि उल्लेख आता है कि उसका जो सेना थी वो नहीं थी तो केवल थोड़ी मात्रा थी और वो केवल कुछ ही क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर सकता। तो उसने क्या किया, अपने क्षेत्र को जो है, बहुत सारे क्षेत्र को बांट दिया, किसमें, जागीरदारों को, सामंतों को। तो इससे क्या हुआ, अब वो सामंत अपनी जागीरों में एक छोटे राजा की तरह भांति जो है काम करने लगा और वहाँ के शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य जो उसे सौंप दिया। जहाँ अराजकता का माहौल था, अब वहाँ पर शांति की स्थापना हुई। और जितनी भी समस्या थी, क्योंकि देखिए आज भी जो है, अगर भारतवर्ष की बात करें ना, तो सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है, सबसे छोटी इकाई जो राजनीतिक इकाई होती है वो होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मालूम होता है कि उसके गांव में किन चीज़ों की आवश्यकता है या किस तरह से जो है वो समस्याओं का निदान हो सकता है। क्लियर है। तो वैसे ही ऐसे ही जो है, तो इसलिए दिल्ली में बैठा हुआ आदमी नहीं डिसाइड कर सकता है, बल्कि वो प्रधान कर सकता है। तो इसी व्यवस्था में क्या था कि जो वहाँ के सामंत थे उस जगह के, उनको ज़्यादा मालूम था अपनी समस्याओं का निदान करने। तो इस प्रकार से जब उन्हें वो कार्य दिया गया तो उन्होंने उसका निपटारा भी बड़े आसानी से किया और इस प्रकार से कुशल प्रशासन जो वो चलना शुरू हो गया। क्लियर हो गया। ये दूसरा उसका गुण हो गया। तीसरा है निरंकुश राजतंत्र पर अंकुश, कि कुछ राजा जो निरंकुश थे, जो योग्य शासक थे, उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन जो अयोग्य थे उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब इस व्यवस्था में उन पर अंकुश लगा, क्योंकि अब जो ताकतवर थे वो कौन थे, जागीरदार अपनी जागीरों में ज़्यादा ताकतवर थे। जब कभी भी राजा गलत काम करने लगता था तो वो उसको आंखें भी दिखाना शुरू कर देते। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो निरंकुशता थी राजा की, उस पर अंकुश भी लगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। अब चौथा आता है सूरवीरता को प्रोत्साहन, जिसकी बात हमने करी कि सामंतों को जमीन मिली, सामंतों ने उसे छोटे सामंतों को दिया, लेकिन वादा क्या किया था राजा को कि वो अच्छी सेना देगा, सेना जो है वो स्थापित करेगा। लेकिन सेना कैसे होनी चाहिए, बहादुर होने चाहिए। तो ये कहाँ से हुआ, उन्होंने आगे जो है नाइट को ये कार्य सौंपा। नाइट कौन थे, जो योद्धा वर्ग थे। मैंने फिर से कहा था कि योद्धा वर्ग अगर पश्चिम में बात करें तो उन्हें कहा जाता था नाइट। अगर हम जो एशिया में बात करें, खासतौर पर जो है चाइना में बात करें, चाहे आपके जापान में बात करें, तो वहाँ पर जो लोग जो थे उनको कहा जाता है समुराई भी कहा जाता है। यस, याद होगा आपको समुराई। तो समुराई जैसे लोग जो है उनको मिले इसी विधि के अनुसार, किसके अनुसार, सामंतवादी प्रथा में। नाइट वो लोग थे जो योद्धा थे और उन्होंने अपना जो है हर रण क्षेत्र में अपना जो योद्धा बल था उसे दिखाया, जौहर दिखाया और इस प्रकार से एक शक्तिशाली सेना का विकास भी हुआ साथ साथ पैरेलल। क्लियर हो गया। तो सूरवीरता को प्रोत्साहन भी जो है इसी सामंतवादी व्यवस्था के कारण ही हो पाया। पांचवा आता है कला तथा साहित्य को प्रोत्साहन। इस व्यवस्था ने जो है, जो उनके महल बने थे, जो मैंने पीछे दिखाई थी पिक्चर, वो गॉथिक शैली में बने हैं, है ना। जैसे ऐसा लगता है जैसे मंदिर की तरह उनके जो गुंबद भी हैं या कुछ और, मतलब जो शैली जो चली भवन बनाने की, वो इसी शैली में, इसी सामंतवादी व्यवस्था में आरंभ हुई और उस शैली को कहा गया गॉथिक शैली। और आज भी अगर आप जाएंगे इंग्लैंड जैसे देशों में तो गॉथिक शैली का बहुत प्रचलन, बहुत सुंदर। आज भी अगर आप जाएंगे शिमला, हिमाचल में शिमला में जाएंगे तो जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई जो बिल्डिंग है, तो आप देखेंगे वो इसी शैली में बनी है और बहुत सुंदर जो है वो बनी है, बहुत सुंदर ही बनी है। जिसमें जो है चाहे वो आपका एडवांस स्टडी को देखेंगे तो वो गॉथिक शैली में बनी है और बहुत सुंदर बनी है। तो ये भी कला भी किससे मिली हमें, सामंतवादी व्यवस्था से बनी। तो ये 5 गुण जो है याद रखना है। इसके अलावा अब बात करते हैं, हानियों की बात कर लेते हैं। क्या क्या हानियां रही। हर चीज़ का जो है एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है। तो अब सबसे पहला कमज़ोर शासक। कमज़ोर शासक, जो शासक पहले ताकतवर होते, जिनकी अपनी सेना होती थी और जिसके बलबूते पर वो एक बड़े भूभाग के ऊपर जो है अधिकार करते थे, वो अब ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब उसने अपने बड़े अधिकतर जो क्षेत्र था उसे सामंतों को दे दिया था।
ठीक है, सामंतों को अधीन कर दिया गया था और सामंतों के अधीन होते हुए अब जो सेना थी वो सामंतों के पास ही अपनी सेना जो हुआ करती थी, ना कि राजा के पास। क्लियर हो गया? तो उसके पास ना तो सेना थी, ना ही उसके पास अब जो है एक बड़ा जो है जो पैसा आता था उसके पास, वो भी आना बंद हो गया, क्योंकि अब पैसा किसके पास जाने लगा? सामंतों के पास। तो इससे क्या हुआ? शासक क्या हो गए? कमजोर हो गए। ये पहली हानि हुई। दूसरा है किसानों का शोषण, कि अब बीच में मिडिल मैन आ गया। पहले राजा को ही सीधा कर जाता था, लेकिन अब बीच में कौन आ गया? सामंत। तो अब सामंत भी अधिक से अधिक पैसा किससे कमाने लगे? किसानों से ही। केवल वही नहीं, सामंतों ने निचले वाले किस सामंत को दिया, उसने नाइट्स को दिया, नाइट के बाद कौन आ गया? फिर किसान पहुंचा। तो 4 तरह की पीढ़ी जो उसके बीच में आ गई, और सभी जो है अत्याचार किसके ऊपर करते थे? वो था किसान वर्ग। वो घोर परिश्रम करता था, भर पेट खाना तब भी नसीब नहीं होता था, उसे बेगार देना पड़ती। बेगार हुआ बिना मेहनताना किए हुए काम करवाना। क्लियर है? वो अपील नहीं कर सकता था किसी को, अगर उसके साथ जो है जो जुल्म हो रहे हैं उसकी अपील भी नहीं कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में कौन था? वो किसान। तो किसानों का शोषण जो है वो बहुत ज्यादा हुआ इस व्यवस्था के कारण। तो ये दूसरी हानि। फिर तीसरा है युद्धों को प्रोत्साहन। सामंत जो क्या थे, अपने स्वार्थी हितों के लिए जो है वो लड़ते रहते थे। सामंत एक दूसरे से, चाहे अपने को बड़ा दिखाना हो, चाहे किसी जगह को लूटना हो, तो उन स्थितियों में जो है क्या करते हैं? उन स्वार्थी हितों को पूरा करने के लिए उनको जो है युद्ध करना पड़ते थे। और इस कारण जो है अब युद्ध तो होते थे, लेकिन वो हानि किसकी होती? उस राज्य की ही हानि होती थी। समझे ना बात? तो ये कहते इतने बड़े हो गए, इतने ताकतवर हो गए थे कि कई बार जो है राजा के विरुद्ध भी विद्रोह कर देते थे। तो इससे क्या हुआ? युद्धों को प्रोत्साहन हुआ। ये तीसरा रहा। ये भी क्योंकि आपस में ही लड़ना, देश की हानि होना, राजा को दिखाना, ये भी उसी देश की हानि है। तो युद्धों को प्रोत्साहन ये भी माना गया तीसरी हानि। चौथा हुआ अनैतिकता का प्रसार। अनैतिकता जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, कि धन आना, पैसा बहुत आने लगा सामंतों के पास, और उस पैसे से वो हर कुछ करने लगे। जीवन कैसा होगा? सूरा और सुंदरी में रखेले रखी हैं, नृत्य हो रहा है, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और इस प्रकार से पैसा किसका? सबसे निचले स्तर का कृषक का, जिसे आपने शोषित कर दिया है पूरी तरह से। और एक और चीज बताई थी कि कृषक की नवविवाहित जो पत्नी होती थी वो पहली रात कहाँ बिताती थी? इन्हीं सामंतों के घर में। तो कितनी अनैतिकता थी। शराब पीना और गलत कार्य करना, ये अनैतिकता का प्रसार किसके कारण हुआ? ये भी सामंतवादी व्यवस्था के कारण हुआ। चौथी हानि। पांचवा राष्ट्रीय एकता में बाधा। राष्ट्रीय एकता कहाँ होती है? जहां पर लोग अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने राजा के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा जो क्या था? कमजोर था राजा। अब जो लोग था, अंतिम जो 85 से 90% जिनकी संख्या थी वो थे कौन? किसान। और किसान किसके अधीन थे? जागीरदारों के। तो वो उनका मालिक कौन था? जागीरदार था, राजा तो था ही नहीं। समझे बात? तो वो हमेशा किसे? अपने सामंतों के प्रति ही वफादार थे। एक प्रकार से एक जो जागीर होती थी वो एक देश में एक छोटा सा देश और हो गया। क्लियर हो गया? तो क्या हुआ? राष्ट्रीय एकता खत्म हो गई, राष्ट्र का कोई नामो निशान खत्म हो गया। इस प्रकार से सामंत के प्रति ही वफादारी जो स्थापित हो गई, और इस प्रकार से एक जागीर एक छोटे से देश की तरह जो है काम करने लगा। तो राष्ट्रीय एकता की बाधा बनी कौन? सामंतवादी प्रथा। और छठा अंतिम कारण क्या है? कि अन्य कारण। बहुत सारे अन्य कारण, जिसमें से राष्ट्रीय सेना की स्थापना में बाधा। राजा क्योंकि अपनी सेना नहीं थी, क्योंकि उसके पास कोई धन भी नहीं था इतना ज्यादा कि वो अपने सेना जो खड़ी कर सके, ये स्थिति आ चुकी। तो इस प्रकार से ये बाधा थी, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था थी, इसलिए ये बाधा थी। सामंत इतना पैसा देते नहीं थे। सामंतों के पास सेना थी, वो नहीं चाहते कि राजा की सेना और हम जो है हम कमजोर हो जाए। सामंतों के अधीन न्याय प्रबंध संतोषजनक नहीं। जैसे मैंने कहा कि वो उनका लास्ट जो अंतिम ध्येय होता था वो होता है अधिक से अधिक जो है किसानों से धन लेना, उसके लिए चाहे किसी हद तक जाना पड़े। तो कुछ ही हो सकते हैं कि उस समय जो है जिसका किसानों के प्रति अच्छा व्यवहार रहा होगा, लेकिन अधिकतर जो सामंत होते थे उनका न्याय संगत नहीं होता था। न्याय संगत नहीं होता था किसके साथ? किसानों के साथ, जो सबसे निचला स्तर था। ये भी। तीसरा जो है कृषि और उद्योगों के विकास में विशेष दिलचस्पी नहीं। उद्योगों क्यों स्थापित हो? पैसा किसी और के पास चले जाए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं चाहता था। उन्होंने कभी भी कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य नहीं किया। किन्होंने? सामंतों ने। इस प्रकार से ये 6 जो हानियां हुई इस व्यवस्था में 9वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में बात करें, उस समय ये हानियां भी सहना पड़ी वहाँ के बाशिंदों को, वहाँ के समाज को। क्लियर हो गया? तो यही आज हमारा जो समाप्त होता है। और अंतिम केवल 2 लाइनें आपसे कहना चाहूँगा। आज का विचार क्या है? गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देर ना करना।
क्योंकि अगर आप देर करोगे तो क्या होगा, जितना लंबा सफ़र होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह, दूसरे के बाद तीसरा, लंबा गुनाह हो जाएगा और उसकी सज़ा है जेल। और पहली गलती करी, माफ़ी मांग लो, आपका दोस्त मान जाएगा। लेकिन अगर आप लंबे चले जाएंगे, माफ़ी नहीं मानेंगे, तो आप में बैर और बढ़ता जाएगा, शत्रुता बढ़ती चली जाएगी, जो किसी भी के लिए, आने वाले जीवन के लिए सही नहीं है। तो आप अच्छा सुखीमय जीवन, हंसता खेलता हुआ जीवन जिए, इसी कल्पना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।